हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीर, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपना चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में अपने क्या किया था, सीएफटी स्टार्ट। सीएफटी के अंदर मैंने आपको यह बता दिया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, आपको सुनते जाएं, लिखते जाएं, समझते जाएं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट नॉन एक्सियल पोजीशन। ये क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल में कहां पर थे, एक्सियल पे, यहां पर क्या थे, नॉन एक्सियल में। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा अपना, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल एक्सपीरियंस हायर रिपल्सन इन कंपैरिजन टू एक्सियल डी ऑर्बिटल ऑफ CMI एज ए रिजल्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सन ऑफ लिगेंड। दे बोथ split into two different energy level T2G and EG orbit। ठीक है, अब इनमें से आपको देखना है कि ज्यादा रिपल्सन किस पर लग रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है, यहां पर भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया था, इस तरीके से किसी भी फ्री मेटल आयन के अंदर डी ऑर्बिटल होते हैं तो उनकी एक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड आता है तो दोनों की एनर्जी, मतलब ये जो डी ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल है, ये 5 की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड के अंदर सभी पर रिपल्सन इक्वल लगेगा, तो सभी की एनर्जी इस तरीके से बढ़ जाएगी। और इसकी डीजनरेसी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। व्हाट इज डीजनरेसी, क्या होती है डीजनरेसी? डीजनरेसी का मतलब ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी, तो यहां पर भी 5 ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी, यहां पर भी, तो डीजनरेसी मेंटेन। लेकिन अगर बात करें अपन कहां पे, टेट्राहेड्रल फील्ड में, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में आपको पता है जो लिगेंड्स होते हैं नॉन एक्सियल पर होते हैं, और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल पर ज्यादा रिपल्सन लगेगा, तो वहां की एनर्जी कंपैरेटिव ज्यादा होगी और दूसरे की एनर्जी कंपैरेटिव होगी जरूर, लेकिन पहले वाले की कंपैरिजन में कम। तो यहां पर देखिए इस तरीके से दो पार्ट के अंदर ये स्प्लिट हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल में यहां पर मैंने EG लिया था, लेकिन यहां पर अब क्या आएगा, T2G, और यहां पर आ जाएगा EG। अब भला ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाले क्या होते हैं, आपको पता है एक्सियल होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, नॉन एक्सियल। तो नॉन एक्सियल पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो यहां से एनर्जी हायर फैक्टर में बढ़ेगी, और एक्सियल पर रिपल्सन कंपैरेटिव कम बढ़ेगा, तो एक कम फैक्टर से बढ़ेगी जरूर, लेकिन इसकी तुलना में कम। आपको पता है ये ऑर्बिटल भी मैं मेंशन कर देता हूं, dz के, ये आपके dxy ऊपर लिख देते हैं, dxy, yz एंड dzx। ये किस एनर्जी गैप से स्प्लिट होते हैं? ऑक्टाहेड्रल में मैंने यहां पर मेंशन किया था डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और यहां पर क्या आएगा, डेल्टा टेट्राहेड्रल। ये क्या होती है, इनका एवरेज एनर्जी, इसको अपन एवरेज एनर्जी, या फिर इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है बैरिसेंट। ठीक है, अब ये किस फैक्टर से ऊपर गया है, ये किस फैक्टर से नीचे आया है, इसको भी मेंशन कर देते हैं। देखिए ये यहां पर आपके T2 किस फैक्टर से गया है, मैंने आपको बोला था 1.2 करना है। नीचे की साइड है तो कौन सा फैक्टर, नेगेटिव का फैक्टर रहेगा, 2 है तो 0.6 डेल्टा, 6 2 12। यहां पर ये किस फैक्टर से जाएगा, ये भी देख लीजिए, प्लस होगा ऊपर की साइड 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी स्प्लिटिंग की। ये पार्ट कौन सा है, टेट्राहेड्रल फील्ड, और ये क्या है, स्फेरिकल फील्ड। और ये अपना क्या है, फ्री है, जब कोई भी लिगेंड्स ना जुड़े। आई थिंक आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग समझ में आई होगी। अब इसकी आप चाहें तो CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगी, आपको पता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को डील करना है तो ऊपर का फैक्टर क्या है
पहले नीचे से देख लेते हैं 0.6 डेल्टा ओ लिख दिया ना, यहां पर टेट्राहेड्रल आएगा भाई, गलती ना ही करनी है। और यहां पर NEG प्लस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल N-T2G प्लस N। आपको सारी कहानी पता है, CFC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये डेल्टा टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। वैसे आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता दूं कि टेट्राहेड्रल का जनरली CFSC आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपसे जनरली ऑक्टाहेड्रल का ही पूछा जा सकता। एक बात और, जब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यहां पर मैं लिख देता हूं, if all ligands are same, if all ligands and CMI is same, उस केस में एक रिलेशन आता है। रिलेशन कैसा? ये जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है ये होता है 9/5 डेल्टा टेट्रा। ये इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। मतलब अगर सारे लिगेंड CMI सेम है, मान लीजिए जैसे Fe के साथ एक तो CN6 जुड़ा हुआ है ऑक्टाहेड्रल, एक Fe के साथ CN4 जुड़ा हुआ है, अगर वो मतलब टेट्राहेड्रल का कोई केस है, वैसे टेट्राहेड्रल ये नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इनकी एनर्जी का रिलेशन आता है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 9/5 डेल्टा टेट्राहेड्रल। और यहां से पता लग जाएगा कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल डेल्टा टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है। स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज हायर देन स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो अपना टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कंप्लीट, ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। जैसा कि आपको पता है, इस पर बाद में आता है डायग्राम में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ये क्या, जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एक्स एंड वाई। कहां पर होते हैं, एक्स वाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एंड वाई एक्सिस। चार लिगेंड्स होते हैं वो एक्स वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, इतना ध्यान रखें। और आपको ये भी पता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा यूज होता है, DSP2। स्क्वायर प्लेनर का क्या होता है, DSP2, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है। अब अपन आ जाते हैं इसकी स्प्लिटिंग के बाद। स्प्लिटिंग के लिए आप देखोगे यहां पर फ्री आयन है, सभी लिगेंड्स जो आएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं, एनर्जी सबकी बढ़ती है। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दो पार्ट में, इजी वाला ऊपर, T2G वाला ऊपर, इतना अपन ने कर लिया। अब इसकी हेल्प से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग की भी अपन बात करेंगे। देखिए कैसे, पहले मैं बता देता हूं स्प्लिट कैसे होते हैं, फिर उसका रीजन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं किस तरीके से, देखिए ठीक है, इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करवा दिया मैंने। यहां पर इसके ऑर्बिटल्स बना देता हूं। ये ऑर्बिटल्स, ये आपका ऑर्बिटल आएगा यहां पे dx² माइनस y², dxy, dz², dxy एंड xy गया, yz एंड dz। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों बना दिया? मैंने ऐसे बनाने का एक रीजन है कि इसकी हेल्प से बन गया थोड़ा, तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। और ये ऑक्टाहेड्रल भी होता है, ये कैसा होता है, एक्सियल होता है, तो यहां पर थोड़ी अपनी और हेल्प हो गई। अब बात करते हैं कि इनकी स्प्लिटिंग की, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जो उसी तरीके से क्यों हुई है। बहुत आसान। अब आपको जैसे कि पता है, इसमें जो ऑर्बिटल्स, जो लिगेंड्स होते हैं एक्स वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। और डी ऑर्बिटल्स की बात करूं मैं सबसे पहले, तो ये जो लिगेंड्स है, ये ऑर्बिटल्स है, ये कहां प्रेजेंट है, ये एक्स वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है। और कहां पर है, एक्सियल या नॉन एक्सियल। और ये सारे के सारे क्या है, एक्सियल है, मतलब प्लेन एक्सिस पर है, एक्सियल है। और कहां पे है, सॉरी मैंने एक्सियल लिख दिया गलती से, एक्स वाई प्लेन। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन इसी पे लगेगा। अब बात करें डीएक्सवाई की। डीएक्सवाई ऑर्बिटल है और ये लिगेंड्स प्रेजेंट है कहां पर, एक्स वाई एक्सिस पर, तो इनके भी काफी क्लोज, माना कि ये नॉन एक्सियल है,
माना कि नॉन एक्सियल है, लेकिन फिर भी XY प्लेन में तो है ही। XY प्लेन में तो रिपल्सन तो इसके बाद इसी में लग सकता है कंपेरेटिव। अब बात करें dz स्क्वायर इन सब की। अब ये क्या है कि एक तो साथ में तो नॉन एक्सियल और साथ में नोट इन XY प्लेन, तो इनमें दोनों ही कमियां हैं, तो इनकी एनर्जी सबसे कम, मतलब रिपल्सन सबसे कम लगेगा जरूर। देखो या किस लेवल से लगेगा जरूर, लेकिन जरा सा लगेगा। अब यहां पर क्यों, माना कि XY प्लेन में नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सियल तो है, Z एक्सिस पर है, एक्सियल तो है, तो रिपल्सन कंपेरेटिव इसकी तुलना में कम, फिर यहां पर और फिर यहां। तो ये सीक्वेंस रहता है आपका क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर अपन स्प्लिटिंग की बात करें तो किस तरीके से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एनर्जी का ऑर्डर सबसे कम, फिर हाई, फिर हाई, फिर सबसे, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये डी ऑर्बिटल हो गया कौन सा, 3d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसके बाद में क्या आएगा यहां पर, इससे हाई एनर्जी 4s की, फिर थोड़ी हाई एनर्जी 4p की। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज होगा आप बताएं। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास यूज होता है dsp2 में एक d ऑर्बिटल यूज होता है, एक s होता है, एक p होता है और एक p, ये px py और ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जिसकी एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं हो, तो dsp2। तो ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, यही कारण है कि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। CFSC यहां पर अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, ना ही अपने सिलेबस में। बस एक बात और ध्यान में रख सकते हो, यहां पर जो डेल्टा टेट्राहेड्रल होता है, ये 1.3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और आपने अभी बात की थी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है वो 955 डेल्टा टेट्राहेड्रल होता है। इस तरीके से आप बता सकते हो क्या सबसे ज्यादा किसमें स्प्लिटिंग होती है, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और फिर बात करते हैं डेल्टा टेट्राहेड्रल। तो ये आपके स्प्लिटिंग का ऑर्डर है, ठीक है। आई थिंक आप समझे होंगे, ठीक। स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर की अपने एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है, किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। तो देखिए अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। NiCl4 2 माइनस NiSCl4 2 माइनस, यहां पर देखिए सबसे पहले आप दोनों में देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, Ni+2, और Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s0 3d8, ठीक है। इसमें स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। अब अपन CFT के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे इनको, VBT और CFT दोनों को मिलाकर एक बहुत आसान तरीका है, उसकी हेल्प से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। लिगेंड स्ट्रेंथ देखेंगे CFT की और VBT का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये आ गया आपका Ni+2 दोनों ही केस में, लेकिन उससे पहले यहां पर Cl और SN दोनों ही क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, सो नो पेयरिंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें, ये आपका आ गया Ni+2, कहां पे, सबसे पहले बात कर लेते हैं 3d 4s और 4p, 3d 4s 4p। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 आ गया। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो पेयरिंग हो जाती, अब पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो किसकी इंटरमिक्सिंग होगी, एक s और 3 p ऑर्बिटल, मतलब यहां पर इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने को मिल जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और शेप क्या हो जाएगी इनकी, टेट्राहेड्रल। कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से अगर मैं बात इसी की बात कर लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अपन करते हैं n से करते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, सो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा 2.8 Bm। कैसा मैग्नेटिक, पारा या डाई, पैरामैग्नेटिक। आई थिंक समझ में आया होगा कैसे डील करना हाइब्रिडाइजेशन को। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूं NiCN4 2 माइनस, मैंने पहले भी लिया है, दोबारा बताया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियर कट दिखाई दे गई है 3d8। अब डायरेक्ट देख लें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी,
ठीक है ना। अब देखो पहले से कम टाइम लग रहा है, अब आगे करेंगे और भी स्पीड में करेंगे। एक बार मैं बता देता हूं आपको, ये आपका Ni+2, अरे पंखा चल रहा है, गर्मी मंजूर है, लेकिन वीडियो की ऑडियो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइजेशन मंजूर नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका 3D, ये 1 2 3 4 5 5 6 7 8 3D 4s 4p। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब अब कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया मतलब इसकी सेफ स्क्वायर प्लेनर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, म्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें अपन हाई स्पीड लो स्पीड की बात नहीं करते हैं, इसमें इनर डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल की बात नहीं करते हैं। क्यों, अरे DsP2 में तो अंदर वाले यूज होगा और sp3 में यूज नहीं होगा, इसलिए वो बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने दो एग्जांपल। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल NiCO4। एक बात बेजे में डाल लो, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग हो जाएगी DsP2 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग हो जाएगी D2sp3 होता है, ऐसे नहीं करना है। ऑक्टाहेड्रल वाले मैंने आपको बताया था D1 D2 D3 पक्का D2sp3, D8 D9 D10 पक्का sp3 D2, D4 से लेकर D7 तक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3, वीक लिगेंड है तो sp3 D2। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। यहां पे आपको चेक ही करना पड़ेगा। निकल का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है, 4s2 3d8। यहां पर कोई चार्ज नहीं, बिकॉज दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। तो कहानी देखिए कैसी होगी। ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 3d 4s एंड 4p, ठीक है। ये निकल कितने इलेक्ट्रॉन्स है फिलअप कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 d 4s 4p, और इसके साथ साथ मैं लगाई देता हूं कहा 4d। अब यहां पर देखिए एक बात मस्ट है कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में एस पार्टिसिपेट करता ही है। एस नहीं करेगा तो बेटा बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चाहे sp3 हो, D3s हो, DsP2 हो, कुछ भी हो, एस पक्का लेगा। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग वेयरिंग वाला केस आपको सर पेयरिंग करवाते हैं, ऐसे डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होती है। आपको पता है CFT कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 भरे जाते हैं, ऊपर वाला अपने आप खाली रहता है, पेयरिंग वेयरिंग एक्चुअल में होता ही नहीं है ना। ये तो आपको क्लियर है कि ऑर्बिटल में फिलअप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसके अकॉर्डिंग, वीक है तो उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या देखें, गड़बड़ कर रहा है ये एस ऑर्बिटल, तो इसके साथ क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपन लें, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 लें, तो ये s3p, तो इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो। अगर ये भी कर सकते हैं काम, ये भी कर सकते हैं काम, दो काम अपने पास। ये यहां से यहां जाएगा तो एंडोथर्मिक, एंडो क्यों, लो एनर्जी, 4s से हाई एनर्जी में, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहां से यहां जाएगा तो एक्सोथर्मिक, और आपको पता है जब एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी किसी के अंदर से निकलती है तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि लो एनर्जी में स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो ये यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया क्या, एक बार बना देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर आप तो कुछ करते हैं नहीं, डायरेक्ट बता दे। तो ये स्पीड देखिए, हमारी स्पीड के ही जलवे हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये खाली हो जाएगा, ये 4s 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp3। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, आप गड़बड़ी क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग देखा DsP2 कर दिया, ठीक है। माना कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n = 0 है, डायामैग्नेटिक है, लेकिन शेप इसकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, याद ही रख लेना। सो अपना नेक्स्ट एग्जांपल, अरे सर एग्जांपल क्या, ये एग्जांपल्स कर दिए, बड़ी नाइंसाफी है भाई,
एक साथ इतने इतने एग्जाम्पल कैसे करेंगे आप? हाँ, नाजुक नाजुक हाथों से कैसे कर पाओगे? बहुत आसान है। आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी कि 4D 5D सीरीज का अगर CMI हो तो उसके साथ ऑल लिगेंड्स क्या कंसीडर करते हैं? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर करते हैं। ये बात बोली थी। तो एक बात हो गई क्लियर कि ये स्ट्रॉन्ग है, वो तो स्ट्रॉन्ग है, जो वीक है वो भी क्या हो जाएंगे? Cl भी स्ट्रॉन्ग, Cl भी स्ट्रॉन्ग, Cl स्ट्रॉन्ग, Cl स्ट्रॉन्ग, F स्ट्रॉन्ग। तो सबके सब क्या करने हैं? स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं। यहां पर अगर बात करें पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर +2, पीडी +2, पीडी +2, यहां पर आरएच की बात करें ट्राइफेनिल फोस्फीन ये +1, पीडी यहां पर बात करें +2, एजी की बात करें +1। तो यहां पर जो मैंने बात की है पीडी +2, पीडी +2, एजी प्लस और आरएच प्लस और क्या बच गया? ये बच गया। ठीक है, तो NiPdPt 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो निकल में भी क्या बचता है? आपको पता है 3D8 बचता है, तो इनमें D8 आ जाएगा। इसकी बात करें, कुछ आग और जलाओ, S1D10 होता है। 1 मिनट, ये Ag प्लस नहीं है, मैंने गलत लिख दिया यहां पर, ये 3- होगा, कोई कहानी बैठेगी नहीं, ये एग्जांपल होता है। तो +3, S1D10 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये भी D8 बचेगा। कौन रहे इराक, क्या होता है? S2D7, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो S1D7, पेयरिंग होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले आ जाएगा तो D8, सभी में D8 है और सभी में D8 होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है। पेयरिंग हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 स्क्वायर प्लेन। सभी में ही आपको क्या करना है? ये कंसीडर करना है स्क्वायर प्लेन। तो जब भी 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स आए तो आप डायरेक्ट इस तरीके से डील करोगे, उनको एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना नंबर 5, CuNH3,4SO, स्वीटर सॉल्ट है ना, स्वीटर सॉल्ट या स्वीटर सॉल्ट इसको बोलते हैं, आपको याद हो। यहां पर आप देख सकते हैं Cu+2 है तो ये S1D10 होता है तो ये D9 बचेगा। D9 बचेगा तो स्टोरी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 3D4S4P, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन करने को आप sp3 कर दोगे कि सर ये तो खाली है ही नहीं, पेयर भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो पेयरिंग करवाने की कोशिश करें। अगर D1 D9 वाला केस आ गया तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा कोशिश ये रहती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कि इनर ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग करे जितना हो सके। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाएगा, कहां से? यहां से यहां। तो शिफ्ट 3D to 4P, तो यहां पर ये शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अगेन DsP2। लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं कि DsP2 हमेशा ही अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितना? 1, तो यहां पर म्यू कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा कितना 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 कितने हो जाएंगे? 1.7। ठीक है, तो यहां पर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग और एग्जांपल जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने फिनिश करवा दिए। नेक्स्ट अपना D3S हाइब्रिडाइजेशन, जैसे CN4 में sp3 DsP2 की बात करें। D3S मेजरली अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स है, वो आपको मैं बता देता हूं कि क्या इसमें स्टोरी होती है। ठीक है, पहले तो इसके एग्जांपल्स बता देता हूं मैं सारे, क्या होता है कैसे होता है ये भी अपन बात कर लेते हैं।
जैसे VO4 3 माइनस CrO4 K2CrO4 CrO2 2 माइनस MnO4 माइनस MnKmnK2 MnO4 2 माइनस। ये एग्जाम्पल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +6 +7 +6 +6 और वेनेडियम का होगा 4 to the 8 +5। इनके अंदर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो 0 0 0 0 और 1, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 भी। ठीक है, तो आपको एक बात पता है, मैं बता देता हूं। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और साथ में वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में कौन सी स्प्लिटिंग होती है? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है। पसीना, स्वेटिंग, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में आपको पता है कुछ इस तरीके से अपन कंसीडर करते हैं। नॉन एक्सियल ऊपर आएंगे और एक्सियल नीचे जाएंगे। ये 3D हो गया, ये 4s थोड़ा सा ऊपर और ये यहां पे 4p। ये 3D 4s और अब देखिए, वैसे इनके अंदर बात करें तो D में किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये नीचे रहेगा। अब अपने को बॉन्ड बनाने के लिए इनके अकॉर्डिंग देखे तो 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4 कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए 4 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कहोगे कि sp3 ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फ्री है। लेने को आप D4 भी ले सकते थे, लेकिन D4 के अंदर S नहीं आता। S तो मस्ट इंक्लूड इन अ हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, जो दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होकर एक परफेक्ट ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर अपने को 4 ऑर्बिटल यूज करने हैं, तो अपन कौन से यूज करते हैं? D3s। रीजन, एक तो ये खाली है D3, इनका एनर्जी गैप भी कम है। आप देख लो n+l से 4 + 0 3 + 2 5, लेकिन n की वैल्यू कम है, एनर्जी इसकी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अपन प्रीफर किसको करेंगे? 3D को, और ये वैकेंट है। इसलिए इनमें हाइब्रिडाइजेशन इन कंपाउंड्स में अपन क्या करते हैं? हमेशा D3s करते हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जनरली ये किनके साथ होता है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के साथ। अब कई बार जो एग्जाम्स के अंदर होता है, या फिर नीट के अंदर, या जेई की जो सीट्स वगैरह होती है, उनमें इसका sp3 भी दे देते हैं। वो आप ओके कर सकते हो कब? अगर D3s ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन में आपके लिए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करते हैं कब? जब Cn = 5, 5 लिगेंड्स जुड़े हो। 5 लिगेंड्स जुड़े हैं तो आपको मैंने बताया था sp3d या dsp3 होता है, वो डिपेंड करता है लिगेंड्स पे। यहाँ पर स्प्लिटिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने स्टडी में इतना ज्यादा लेवल है नहीं। अपनी स्प्लिटिंग तो केवल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की है, फिर भी थोड़ा सा अच्छा करने के लिए स्क्वायर प्लेनर भी अपन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा। d ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है? ये तो आपको पता ही है। यहां पर d ऑर्बिटल यूज होता है कौन सा? dz2। ये ध्यान रखें। एग्जांपल से कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले जैसे मेरे पास है MnCO5 माइनस या फिर FeCO5। यहां पर Mn है किसमें? -1, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d6। यहां पर Fe है न्यूट्रल, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d6। एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये -1 में, और दोनों में क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड। कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ये Mn के साथ में 3d 4s एंड 4p। इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर दे। d ऑर्बिटल्स की भी जरूरत पड़ सकती है यहां पे। थ्री डी 4s 4p 4d। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये s। अब हाइब्रिडाइजेशन की वही कहानी
कि एस पक्का यूज होगा, तो या तो एस को आप कहां भेज सकते हो, यहां पर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर एस देखो और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर इसको आगे शिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, आगे शिफ्ट करना वो आपको मैंने बताया था एंडोथर्मिक सिस्टम, तो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, ये दोनों यहां पर, ये यहां पर, तो इसलिए अपन क्या बोल देंगे यहां पर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल बाय, ठीक है। तो ये यहां पर बात। एक और एग्जांपल की अपन बात कर लेते हैं यहां पर, जो लास्ट एग्जांपल होगा आज का, बड़ी खुशी की बात है, CuCl5 3-, ठीक है। तो यहां पर Cu किस में है, Cu+2 में है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S1D10 होता है, तो यहां पर क्या बचेगा, D9 बचेगा। तो अब आप सोच के बताए कि D9 अगर यहां पर हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डील करेंगे, sp3d होगा या फिर DsP3 होगा। अगेन कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, ये D, ये S, ये P, D, इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 4s 4p 4d 3d। अब स्ट्रॉन्ग होता तो इसको शिफ्ट कर सकते थे आगे, जैसे अपन Cu NH3 4SO4 में किया था, लेकिन यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है तो शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अपना क्या हो जाएगा, sp3d, अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, म्याऊ इक्वल टू 1.7, ठीक है। तो ये यहां पर अपने बात हुई CFT की कंप्लीट स्टोरी मैंने आपको बता दी है, स्प्लिटिंग कैसे कैसे करनी है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करनी है, ठीक है।